हेलो फ्रेंड्स। प्रोबेबिलिटी के लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज अभी टाइम हुआ है 1 बजे। आज वर्ल्ड कप जीते हैं हम, उसकी खुशी है। हारते हारते जीते हैं। तो मेरा लेक्चर तो प्रिपेयर नहीं है, बट खुशी इतनी है कि नींद तो आ नहीं रही है, तो थोड़ा सा बिना प्रिपरेशन के पढ़ा दिया जाए। तो लेक्चर 1 में हम देखे हैं क्या क्या टॉपिक है, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा जल्दी, ताकि पीछे के कॉन्सेप्ट हमको एक बार मेमोराइज हो जाए। तो हम स्टार्ट किए थे प्रोबेबिलिटी रैंडम एक्सपेरिमेंट से, तो इसके बारे में ज़्यादा और डिस्कस नहीं करते हैं। सैंपल स्पेस देखे थे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये बस आपको याद रखना है। अब मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जितना हम कल डीप में देखे उनमें से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। सैंपल स्पेस, कोई भी इवेंट होता है तो उससे क्या क्या ऑल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। जैसे डाइस रोल, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है, डाइस रोल। डाइस को रोल करते हैं तो 1 से 6 तक के नंबर आते हैं। जित इन सबको हम सैंपल स्पेस मानते हैं। उसके बाद वो इवन की प्रोबेबिलिटी पूछता है या ऑड की, ये उसका एक इवेंट हो गया, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखे थे कि इवेंट जो है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। आगे हम देखे थे फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। हम देखे थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। जो हम जिस इवेंट की हमको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है उसमें कितने एलिमेंट आए, और टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नोट देखे थे, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है। जब नहीं होता है कोई इवेंट तो उसका प्रोबेबिलिटी 0, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1 हो जाती है। और बाकी केस में हमें हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगा। फिर 0 से 1 के बीच की वैल्यू फ्रैक्शन होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जिसमें डिनोमिनेटर आपका हमेशा बड़ा मिलेगा। केवल 0 और 1 के केस में एक अलग है। उसके बाद हम देखे थे एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। जब भी हम घटना के होने के समय में किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, इस समय यदि हम या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या और या अथवा, तीनों एक ही है, तो ऐसे समय में हम जितने भी प्रोबेबिलिटी के आंसर आएंगे उसको एडिशन करेंगे। और इसी का हम देखे थे कि जब सेट थ्योरी में जाएंगे, क्योंकि ये सेट ही है, सैंपल स्पेस भी एक सेट है, इवेंट भी एक सेट है, तो प्लस के साथ हमको क्या है जो जुड़ा हुआ चीज़ है सेट थ्योरी के लिए, वो होता है यूनियन। तो वहाँ पे हम करेंगे यूनियन। यहाँ तक क्लियर है। सेम मल्टीप्लिकेशन का जो प्रिंसिपल है उसमें हम सीखे थे कि प्रोबेबिलिटी निकालते समय अगर हमको कहीं पे भी एंड का इस्तेमाल हुआ या हिंदी में और का इस्तेमाल हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते समय जो वैल्यूज़ है प्रोबेबिलिटी की, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। और सेट थ्योरी में, क्योंकि ये सेट के रूप में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इंटरसेक्शन मानेंगे। ये हो गया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बस इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद हम ये वाला स्लाइड में छोड़ा हुआ हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, तो लास्ट में पढ़ेंगे जब सीख जाएंगे। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इवेंट में कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़े थे, जिसमें पहला था इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो मैं एक बॉक्स में लिख दिया हूँ सेम प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है कि वो इवेंट जिनके प्रोबेबिलिटी सेम आते हैं उनको हम इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। कभी कभी डायरेक्ट वर्ड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको उसको उसके लिए ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया था कि हम जब डाइस को रोल करते हैं तो 1 से 6 तक नंबर आता है, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इवन कितने हैं? 2, 4 और 6। तो टोटल जो इवन नंबर है 3 है, और टोटल सैंपल इसमें एलिमेंट 6 है, तो 3/6, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी। सेम ऑड नंबर भी 3 होते हैं, 1, 3 एंड 5, तो यहाँ पे भी 1/2। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, किसकी किसकी, इवन नंबर और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारी सेम है। तो इसलिए इन दोनों इवेंट को, कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और ऑड नंबर वाले आने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों जो इवेंट है उसको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डेफिनेशन था वो था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब होता है
अलग अलग है वो चीज़ें, या उसको हम बोलते हैं आर डिसजॉइंट इवेंट। तो इसमें ऐसे इसको हिंदी में परस्पर अपवर्जी ऐसा बोला जाता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दो इवेंट है उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, है ना। जैसे इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर आता है बोलता हूँ तो क्या है 2 4 एंड 6, वैसे ही ऑड नंबर आने वाला है तो 1 3 एंड 5। तो देख लीजिए दोनों में कोई भी कॉमन नहीं, इसलिए हम लोग इसमें सेट का इस्तेमाल किए हैं, ए इंटरसेक्शन बी 5 एम्प्टी सेट। तो इस टाइप का जब होता है इवेंट्स, दो इवेंट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट। तो इसके लिए नोटेशन आपको याद रखना है, ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा कब, जब आपको डिसजॉइंट इवेंट बोला जाए या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों का नाम सेम है। तीसरा था एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। इसमें हम देखे थे कि कई प्रकार का ही इवेंट ले सकते हैं, जैसे डाइस रोल किए 1 से 6 तक आया, अब पहला इवेंट मैं ले लेता हूँ इवन नंबर का एक इवेंट हो गया, ऑड नंबर का दूसरा इवेंट। अगर ये दोनों इवेंट को मैं यूनियन करके देखता हूँ, क्योंकि ये तो सेट थ्योरी का है, सेट है, तो यूनियन करके देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 1 से 6 तक सारे नंबर मेरे को मिल गए, तो मतलब मेरे को कंप्लीट सैंपल स्पेस मिल गया। तो सैंपल स्पेस अगर मिल जाता है उनके इवेंट्स को यूनियन करने पर, जो नोटेशन मैं बॉक्स में लिखा हूँ, तो ऐसे इवेंट्स के सेट को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा कॉन्सेप्ट। उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में, क्योंकि जब मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी के क्लास में पढ़ाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन जिसमें किसी को एक दो स्टूडेंट्स को डाउट था वो क्लियर करके। इंडिपेंडेंट इवेंट नाम से ही पता है कि डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो इसमें मैं सिंपल लिखा हूँ कि एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट के होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस टाइप के इवेंट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, वो एस छूट गया है टाइपिंग में। नेक्स्ट है, ये हम एग्जांपल देखे थे एग्जॉस्टिव सेट वाला का। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट इवेंट। फिर से इसको ध्यान से समझिएगा, अभी के सारे क्वेश्चन मैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स के टॉपिक से कराऊंगा। उसके बाद मैं, मेरा आज का मेन टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और टाइम रहा तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला चीज़ यूज़ करेंगे। तो देख लीजिए, सेट थ्योरी जैसे समझिए, वेन डायग्राम आपका एकदम अच्छा होना चाहिए, वेन डायग्राम की समझ आपको अच्छी होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन हो जाएंगे और सेट थ्योरी के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जो चीज़ हम वहाँ सेट थ्योरी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वाला फार्मूला देखते हैं, सेम फार्मूला यहाँ हम कल देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए एन के जगह हम हटा के पी कर दिए हैं। तो देखिए, कोई इवेंट हो रहा है, ई इवेंट हो रहा है, तो उसको छोड़कर बाकी सभी चीज जो आएगा उसको बोलते हैं ई का कॉम्प्लीमेंट। आपको वेन डायग्राम से देखना है इस चीज़ों को। तो अब आप ध्यान से देखिए, जैसे कि इवन नंबर आने का जो प्रॉब्लम, इवन नंबर का सेट अगर हम लोग लेते हैं डाइस रोल में, तो 2 4 6 आएगा, तो ई के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, सिंपल स्पेस से आप 2 4 6 को हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 1 3 और 5। तो इस टाइप का जो इवेंट होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट। ठीक है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट देखो, मैं 5 स्टार फार्मूला, आप 5 स्टार रेटिंग दे के रखा हूँ इस फार्मूले को, ये आपको याद रखना है कि कोई भी एक इवेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा, जो स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो इवेंट ई है, इसके लिए मैं एक गोला लिया हूँ और उसके बाहर ई का कॉम्प्लीमेंट है, और दोनों को आप देख लो मिला के, ई को भी मिला लो और ई के कॉम्प्लीमेंट को मिला लो, यूनियन कर लो, तो ऐसे केस में हमको कंप्लीट एस मिल रहा है, ये कंप्लीट एस हमको मिल जा रहा है। तो कंप्लीट एस मिल जा रहा है मतलब पूरा कंप्लीट इवेंट हो गया, तो कंप्लीट हो गया मतलब 1 आएगा उसका प्रोबेबिलिटी। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट के इवेंट की प्रोबेबिलिटी का एडिशन हमेशा 1 के बराबर होता है। इसको हम किसी भी आगे के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। हमको कहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट दिया है तो हम साइड चेंज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट करके निकाल सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ तक हुआ हमारा डिस्कशन। उसके बाद हम ये वेन डायग्राम वाला जो क्वेश्चन, सॉरी फार्मूला जो देखे थे,
ए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान होता है प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से मैं आपको ये दिखा दिया था कि ए का जो पोर्शन है 2 पोर्शन है, बी का भी 2 पोर्शन है, तो हम ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है उसको 2 बार काउंट कर चुके हैं। तो हमको 2 बार तो काउंट करना अलाउ नहीं है, क्योंकि यूनियन में केवल एक ही बार होता है, सेट में हम एक ही बार एलिमेंट रखते हैं, इसलिए हम एक बार इंटरसेक्शन का पोर्शन घटाते हैं। इसलिए फार्मूला बना है, इस फार्मूले को आपको ऐसे याद रखना है। आप वेन डायग्राम से समझेंगे तो आगे के क्वेश्चन केवल और केवल वेन डायग्राम से होंगे। अगर उन क्वेश्चन को आप फार्मूला के बेस पे सॉल्व करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, करना पॉसिबल नहीं हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा स्लाइड, ये 3 के लिए भी हम देख चुके हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद लास्ट में प्लस हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये चीज़ आप खुद देख सकते हैं एलिमेंट्स यहाँ पे लेके, तो ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारा हुआ था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप कर लिए थे, 3 से अधिक संख्या प्राप्त करने वाली और 5 से कम। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन किए थे, एक थैले में जो 30 गेंदे हैं, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिए थे कल हम। उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद आपको ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दिया था, ग्रुप्स में सभी के मैसेज आ गए हैं इस क्वेश्चन के लिए। फिर भी एक क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, 1 से 12 तक, क्योंकि ये एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा एलसीएम वाला, जिसको आपको समझना होता है कि आपको जो लास्ट में एलसीएम लेना है एलसीएम वाली चीज़ों से। तो देख लीजिए, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, जिनको कुछ डाउट हुआ हो या जिनसे नहीं हुआ हो वो एक बार देख ले। 1 से 12 तक अंकित संख्याओं के 12 टिकटों में से, मतलब हमारे पास 12 टिकट्स है, इस टाइप के हमारे पास 12 टिकट्स है। ये आगे तक बढ़ गया, ये हमारे पास 12 टिकट्स है। 12 टिकट्स में हमारे पास नंबरिंग है 1 2 3 एंड सो ऑन 12 तक। ये 12 नंबर है, तो हमको इसको 12 नंबर की तरह ट्रीट करना है। उसमें ये बोल रहा है कि यादृच्छिक रूप से मीन्स रेंडम रूप से निकालने पर, एक टिकट को निकालने पर 2, अब पढ़िए क्वेश्चन, 2 अथवा 3 से विभक्त होने वाली संख्या के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। नोटिस करिए कि अथवा बोला हुआ है, तो जब भी या बोला जाता है तो हमको किसका मान निकालना होता है, यूनियन का मान निकालना होता है। क्लियर है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले एक इवेंट को नाम देते हैं कि 2 से विभक्त होने वाली संख्या क्या क्या है, कहाँ तक में खोजना है। हमारा जो सैंपल स्पेस है, हमारा जो सैंपल स्पेस है वो है 1 2 3 से लेके 12 तक। मैं एक इवेंट को नाम दे रहा हूँ, ये है 2 से विभक्त होने वाली, विभक्त होने वाली, या इसको गुणक भी बोल सकते हैं, सभी चलेगा। तो 2 से क्या क्या हो जाएगा, 2 खुद भी 2 से डिवाइड हो जाता है, फिर 4, फिर 6, मतलब आपको 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल आपको 12 तक के लिए जहाँ तक जाए उससे कम या उसके बराबर तक पढ़ लेना है। तो ये 8, फिर 10 और ये 12, उसके बाद आगे नहीं जाएगा क्योंकि सैंपल स्पेस हमारा 12 तक का है। वैसे ही मैं दूसरा इवेंट को नाम दे देता हूँ बी को, इसमें बोला है कि 3 से विभक्त, 3 से विभक्त, तो हमको सिंपल 3 का पहाड़ा पढ़ देना है, 3 6 9 12, 12 से आगे नहीं जाएंगे। अब देखिए हमको कौन सा आंसर पूछा है, 2 अथवा 3 ये पूछा गया है। तो 2 अथवा 3, तो हमको इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी लेना पड़ेगा। 1 मिनट गाइस, कलर बैकग्राउंड का चेंज कर लूँ एक बार। ओके, आ गए हम लोग वापस उस स्लाइड पे। देखिए 2 से विभक्त बना लिए, 3 से विभक्त वाले भी बना लिए, ठीक है। लेकिन हमको जो आंसर लेके आना है वो क्या है, 2 अथवा 3, 2 अथवा
3। तो हमको जो आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, 2 से विभक्त हो या 3 से विभक्त हो। इसी को हम इवेंट को क्या नाम दिए, एक इवेंट को ए और दूसरे इवेंट को बी। तो या बोला गया है तो हमको यूनियन लेना पड़ेगा। तो यूनियन में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन क्या होगा, ये चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन में होता है, ए इंटरसेक्शन। इसीलिए यहाँ पे नीचे ही लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब 2 और अब आ जाएगा यहाँ पे क्या, 2 और 3 दोनों से विभक्त होने वाले क्या क्या होंगे। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब भी विभक्त होने वाला या गुणक वाला क्वेश्चन आए तो एलसीएम लेना है 2 और 3 का, जो जो नंबर आपके पास दिया रहेगा। तो एलसीएम क्या होता है आपका 2 और 3 का 6। तो 6 से विभक्त होने वाले हमको नंबर्स खोजने हैं, किसमें, सैंपल स्पेस में। तो 6 से विभक्त होने वाले नंबर केवल क्या है, 6 का पहाड़ा पढ़ दो, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, उससे आगे हमको नहीं जाना है। तो अब ध्यान से देखिए, ए वाले में टोटल कितने एलिमेंट आया, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए देख लीजिए 6 आया है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4 आया है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि सबसे पहले किसका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 से विभाजित होने वाले। तो कितना आया है, 2 4 6 8 10 12, टोटल 6 और हमारे पास सैंपल स्पेस में कितना है 12। तो ये 6 से कैंसिल आउट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया आपका 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कौन सा विभक्त होने वाला, 3 से। तो 3 का हम पहाड़ा पढ़े थे, तो 3 का पहाड़ा में हमको 3 6 9 और 12 मिला था। तो टोटल हमको 4 ठो एलिमेंट मिला था और टोटल हमारे सैंपल स्पेस में कितना है 12। तो 4 से कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/3। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी। हमको ए इंटरसेक्शन बी मतलब 2 से भी विभक्त होना था और 3 से, तो हम एलसीएम लिए, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, दोनों का कॉमन मल्टीपल होता है और लिस्ट होता है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसीलिए हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आया था 6 और 12 आया था। तो टोटल 2 एलिमेंट और सैंपल स्पेस में कितना है 12। हमेशा सैंपल स्पेस के ही एलिमेंट से डिवाइड होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका आ गया प्रोबेबिलिटी 1/6। अब हमको इस फार्मूले में जो ऊपर में हम फार्मूला लिखे हैं, कौन सा वाला, कि ए यूनियन बी 2 और 3 से, 2 या 3 से विभक्त होने वाला जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, जो हम बेसिक फार्मूला जानते हैं वहीं से निकलेगा, उससे हम वैल्यू बस रखना है, कैलकुलेट करना है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी बराबर ए का मान, पी ऑफ ए का मान क्या आया है आपके सामने है 1/2 प्लस पी ऑफ बी 1/3 माइनस इंटरसेक्शन वाला वैल्यू 1/6। तो हम लोग तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारा एलसीएम आएगा 6, 2 से डिवाइड होगा 3 तो ऊपर आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा सेकेंड वाले में तो 2 आएगा और -6 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा यहाँ पे। क्लियर है, 1 बाई क्या आएगा यहाँ पे 3 + 2 तो ये हमारा आंसर हो गया 3 + 2 - 1। तो ये हो गया हमारा 4/6। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 और ये 3। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो कि है 2 या 3 से विभक्त होने वाला जो संख्या है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो 2/3। 2/3। तो हम ऑप्शन में देखते हैं 2/3 हमारे ऑप्शन में है या नहीं। हाँ, हमारा यही ऑप्शन है। आई थिंक सभी ने आंसर ये कर दिया था इस क्वेश्चन का। तो 2/3 हो गया। जिनसे नहीं बन पाया था वो एक देख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिए हैं और कुछ को डाउट है, तो इसको ध्यान से समझिए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। एक क्वाइन है, एक क्वाइन है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ क्वाइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। एक क्वाइन है जिसे टॉस किया जाता है 6 बार।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड एंड टेल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली इज। तो ये हम एक पहले कॉइन है हमारे पास, ये हमारा कॉइन है, इसको 6 बार टॉस किया जाता है एक ही कॉइन को। तो इसके हमारे फ्रंट में होगा हेड, एक साइड होगा टेल, टेल वाला भाग नहीं दिखेगा। तो एक कॉइन इज टॉस 6 टाइम, इस कॉइन को 6 बार टॉस किया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम 6 बार जब करते हैं तो हेड और टेल आना चाहिए, लेकिन वो कैसे आना चाहिए, अल्टरनेटली आना चाहिए। अब आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले तो मैं आपको जब भी सैंपल स्पेस सबसे पहले खोजते हैं तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, एक ही बार सोचिए आप, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो सिंपल सी बात है, एक बार हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्लियर है। तो सैंपल स्पेस में केवल 2 ही एलिमेंट आएंगे, हेड या टेल। अब हम लोग साथ में निकाल लेते हैं हेड का प्रोबेबिलिटी, आप एच लिखा हूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड कितने बार है, एक ही बार तो आ सकता है ना, और टोटल कितने हैं 1/2। इसी को हम बोलते हैं, पहले से इसी एग्जांपल को लेके चले हैं कि टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने का चांस कितना है, हाफ ऑफ चांस है, तो प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगा। वैसे ही टेल आने का जो आपका चांस है 1/2 है। तो आपको यहाँ से बस इतना ही समझना है कि हेड आने का जो चांसेस है वो भी 1/2 है, टेल आने का भी चांसेस 1/2 है। अब बट कंडीशन आपको ध्यान से समझना है, इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट यहीं पे है, यहीं पे जो मिस्टेक होता है। और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आपको हमेशा लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है, कंडीशन क्या बोल रहा है ध्यान से समझिए, आप कहाँ मिस कर जा रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका जो आंसर है 1/64 देते हैं, जो कि गलत आंसर है। इसका आंसर होना है 1/32, है ना। कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया है, तो आप लोगों का प्रोबेबिलिटी में अच्छा पकड़ है। आप आगे के और क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन करते जाइए, जिनसे नहीं हो रहा है घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करिए, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब ध्यान से समझिए कंडीशन को। इसमें आप ये सोचते हैं कि 6 बार तो आप जैसे क्वेश्चन लिखा है हेड एंड टेल आना चाहिए अल्टरनेट, तो पहले आप क्या सोचेंगे, हेड फिर टेल आना चाहिए, फिर हेड फिर टेल फिर हेड और फिर टेल, ये खत्म हो गया। आप लेकिन यही सोच के क्या कर दिए, इसके आगे आप नहीं सोचे। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है ना कि शुरुआत जब हम टॉस किए तो पहले ही बार में टेल आ गया, अब हमारे पास हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया। तो ये वाला जो कंडीशन है आप मिस कर जाते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये बोला होता कि फर्स्ट हेड एंड टेल अल्टरनेटली, ऐसा करके बोला जाता है कि स्टार्टिंग अगर आपका हेड से स्टार्ट होता है तो हम ये जो पहला कंडीशन लिखे हैं हेड से स्टार्ट होने वाला, तो वो केवल एक ही आता। लेकिन ऐसी स्थिति में यहाँ पे 2 केस है, आप समझिए। अब यहीं पे आपका मेन लॉजिक होता है एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें यूज हो रही है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है कि दोनों चीज़ें कैसे यूज हो रही है, समझिए इसको। हमारा जो पहला चीज है इस तरीके से आ सकता है, देखिए मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं उसको समझिए। हेड से स्टार्ट होगा पहला तरीका, हेड से स्टार्ट होगा, उसके बाद अल्टरनेट टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, कितने जगह बार जाएगा, 6 बार तक हमारा जो आएगा उतने तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमको बोला गया है कि 6 टाइम क्वाइन करेंगे। या देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, टेल से स्टार्ट हो जाए फिर हेड टेल ऐसा हो जाए, तो ये दूसरा कंडीशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे जो मैं वर्ड इस्तेमाल किया हूँ वो है आपका या तो ये पहला वाला सिनेरियो हो सकता है या दूसरा ये वाला सिनेरियो हो सकता है। तो जैसे ही हम या बोलते हैं वैसे केस में
हम प्रोबेबिलिटी के वैल्यू को क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। यही तो एडिशन प्रिंसिपल होता है। तो ये एडिशन प्रिंसिपल बीच में काम करेगा, दोनों के प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे, पहला वाला जो कंडीशन है उसका प्रोबेबिलिटी और दूसरा वाला कंडीशन है उसका प्रोबेबिलिटी, ये हमारा, और दोनों प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ध्यान से सुनिए। तो हम अब प्रोबेबिलिटी निकालना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एडिशन प्रिंसिपल का काम हो गया आपका। अब हमारा काम आता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का। तो जो हमारा रिक्वायर्ड, मैं डायरेक्ट आंसर लेता हूँ। रिक्वायर्ड जो हमारा प्रोबेबिलिटी है, या आंसर सिंपली बोल सकते हैं इसको, जो हमारा आंसर है, सीधा हम आंसर करके लिखते हैं। जो प्रोबेबिलिटी का हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, देखिए अब हमारा जो है एडिशन प्रिंसिपल हम समझ गए कि बीच में हमको ऐड करना है। अब देखिए पहली बार, देखिए पहला वाला कंडीशन जहाँ पे 1 लिखा हूं मैं, पहला बार हेड आता है, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 1/2। एंड देन, मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड देन, क्योंकि वो एक साथ हो रहा है ना, एक बार कॉइन को टॉस किए हेड आया, दूसरी बार टॉस किए तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो ये कैसे हो रहा है, एक साथ ये अल्टरनेट हो रहा है। तो एंड देन, जब भी हम एंड यूज करें तो वैसी स्थिति में हमको प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना होता है। इसीलिए एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ड आपको समझना है। तो टेल आएगा, तो टेल का भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2। फिर हेड आएगा, फिर 1/2। हम जान रहे हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो कितने बार आएगा आप ये बताइए, कितने बार टास्क कर रहे हैं, 6 बार। तो ये मैं लिख दिया आपका टोटल 6 बार। तो ये पहला वाला कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है ना, कि पहली बार हेड आया 1/2, एंड देन टेल आया 1/2, एंड देन हेड आया 1/2, फिर टेल आया 1/2, एंड देन हेड आया 1/2, एंड सो ऑन, ऐसे करके। अब प्लस क्यों, क्योंकि ये या एक सिचुएशन ये था, उसका प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ लिख दिया। अब दूसरे सिचुएशन में क्या होगा, पहले स्टार्ट होगा टेल से, लेकिन हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी का आंसर दोनों में सेम है, हेड आए तो भी 1/2, टेल आने का भी 1/2। तो यहाँ पे भी कितने बार 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 टाइम ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका 6 टाइम मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन यहीं पे मैं कर देता हूँ छोटा सा। देखिए तो ऊपर में कितना है भाई, 1/2 कितने बार मल्टीप्लाई है, नीचे में, ऊपर में 1 है, नीचे में 1/2 की पावर 6 प्लस 1/2 की पावर 6। तो हम दोनों के साथ एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, 2 की पावर 6 और ऊपर आएगा 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 2/2 की पावर 6। तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा 6 से, तो नीचे क्या बचेगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, × 2 8, × 2 16 और × 2 32। तो इस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है, जब हम कॉइन को 6 बार टॉस करते हैं तो इसका जो आंसर आना है वो 1/2 आता है। तो ये है आपका 1/32 सी आंसर। क्लियर है, तो ये जो चीज़ है आपको ये नहीं भूलना है, सोचना है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में यही होता है। अगर यही क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया जाता कि 6 बार टॉस किया जाता है, ओके यहाँ तक क्वेश्चन, उसके बाद ये बोला जाता है कि हेड और टेल अल्टरनेट आते हैं, वो भी बोल दिया जाता है। साथ में ये कंडीशन बोल दिया जाता है कि पहली बार हम टॉस को कॉइन टॉस करते हैं कॉइन से, तो पहली बार हेड आता है, फिर अल्टरनेट चीज़ें आएंगी। तो वैसी कंडीशन में आपके पास केवल ये कंडीशन आता, क्योंकि उनने बोल दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि पहली बार जब आप टॉस करते हैं भाई तो केवल हेड आता है। तो ये केवल पहला कंडीशन आता, दूसरा कंडीशन तो अराइज ही नहीं होता। तो इस सिचुएशन में आपका जो आंसर है 1/2 की पावर 6, तो 1/64 होता। मैक्सिमम स्टूडेंट एक ही सिनेरियो यहाँ पे सोच पाते हैं, जिसके कारण वो 1/64 मार्क करके आगे चले जाते हैं और उनको लगता है कि क्वेश्चन हमने सही बनाया है ना। तो फिर से ये चीज़ें आपको मैं बता दूं कि अगर क्वेश्चन पेपर अच्छे से डिज़ाइन हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर के लिए है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं है। क्वेश्चन पेपर अगर आप अच्छे से डिज़ाइन किया गया है तो उस क्वेश्चन पेपर में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो गलत तरीके से जो आंसर आने वाला है आपसे, जो गलत तरीके से आप हल करेंगे, एक सही तरीका होता है, एक गलत तरीका। तो जब भी आप गलत तरीके से हल करेंगे तब भी उसके आंसर
उस क्वेश्चन में होते हैं। और खासकर ये जो चीज़ें हैं प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में ज़्यादा होती है, बाकी टॉपिक में भी होगी, सभी टॉपिक के लिए मैं जनरल बोल रहा हूँ, इन जनरल है ये चीज़ें, तो इस चीज़ों का ध्यान में रखना है आपको। तो इसका आंसर है 1/32। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए एंड बी आर इवेंट्स, दो इवेंट्स है सच दैट यूनियन का वैल्यू दिया है आपको, प्रोबेबिलिटी आप यूनियन का 3/4, इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देखिए ए के ऊपर बार लगा है, मैं बताया था या तो ए के ऊपर बार लगेगा या तो सी लगेगा या तो डैश लगेगा, सबको हमको कॉम्प्लीमेंट मानना है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये आपको फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अगर आप फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना चाहेंगे तो ये सॉल्व करना आसान नहीं है, या मैं बोलूँ कि एग्ज़ाम प्रेशर में या एग्ज़ाम में आपको कम समय में सॉल्व करना होता है तो वहाँ आप ये कर ही नहीं पाएंगे। ये क्वेश्चन बना ही वेन डायग्राम के लिए है, तो इसको हम समझते हैं। पहले आपको जो जो डाटा दिया है वो हम एक बार लिख लेते हैं। हमें दिया गया है कि यूनियन का मान, फिर हम सीधे वेन डायग्राम में आ जाएंगे, 3/4 दिया है। इंटरसेक्शन का मान भी दिया गया है हमको, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी का मान 1/4, क्लियर है। अब देखिए एक चीज दिया है पी ए का कॉम्प्लीमेंट, बार लगा हुआ है, उसका मान है 2/3, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी, ये हमको फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है केवल और केवल वेन डायग्राम के लिए बना है, इसीलिए मैं आपको सेट थ्योरी भी जब स्टार्टिंग में डेमो क्लास में बताया था तो वेन डायग्राम पे आपका फोकस मैं लेके गया था कि आपको वेन डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी जस्ट हम लोग कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स पिछले क्लास में पढ़े हैं और आज के रिवीजन क्लास में भी मैं बोला हूँ कि वो फार्मूला आप एक बार देख लीजिए। फिर से वापस चले जाते हैं, पहले क्वेश्चन में अगर आपको टाइम लगता है तो आप टाइम लीजिए, धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ जाएगा, चीज़ें आपको याद रहेंगी। थोड़ा पीछे होगा ये, एक मिनट फ्रेंड्स, जस्ट पहुंचने वाले हैं। पीछे के स्लाइड कॉम्प्लीमेंट इवेंट देखिए हम आ गए। इसका जो देखिए मैं आईएमपी जो स्टार मार्क किया हूँ 5 स्टार रेटिंग, इसमें देखिए कोई भी प्रोबेबिलिटी दिया है और उसका कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का एडिशन क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी आप ई बस आपको दिया है तो ई का कॉम्प्लीमेंट आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस करके कर सकते हैं, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी आप इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट दिया है तो आप उसको पक्षांतर कर दीजिए, साइड चेंज कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी आप ई हो जाएगा। 1 माइनस करके आप प्रोबेबिलिटी आप ई या प्रोबेबिलिटी आप ई का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हैं। इसलिए मैं बोला था कि ये फॉर्मूला आपके आगे के क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो क्वेश्चन है जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन केवल और केवल वेन डायग्राम से ही किया जा सकता है, अगर हम फार्मूला में जाएंगे तो घूमते रहेंगे। तो देखिए यहाँ से मेरे को दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, देखिए ये हमको दिया हुआ है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से निकाल सकते हैं, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, सो 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया आपका, 1/3, क्लियर है। ये चीज़ आपको समझ में आया कि कोई भी इवेंट है वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है। तो कोई भी एक दिया है तो हम दूसरा 1 माइनस करके इजीली निकाल सकते हैं। अब आ जाइए फ्रेंड्स, मैं इसको मार्क करता हूँ हमारे वेन डायग्राम को। यहाँ से आप समझिए कि हमको क्या निकालना है। ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस, ये हमारा हो गया इवेंट ए, और ये हो गया हमारा इवेंट बी। फाइंड करने वाली चीज को आपको ध्यान में देखना है। व्हाइट बॉक्स में मैं इसको लिखा हुआ हूँ, क्या निकालना है आपको, ए का कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स कलर चेंज करता हूँ और सेट करता हूँ रीजन को। देखिए हमको चाहिए बी, ध्यान से देखिए, पहले हमको चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इस साइड से हम बाहर जाएंगे, देखिए
ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के गोले को छोड़ दीजिए, तो ये पूरा बाहर वाला भाग समझते रहिए, ये पूरा बाहर वाला भाग ये भी चलेगा, एकदम बाहर वाला भाग, ये वाला भाग है हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? पहला भाग हम देख लिया कि ए के गोले को नहीं लेना है भाई और उसके बाहर को लेना है। क्लियर है? अब देखिए उसका इंटरसेक्शन किसके साथ? बी के साथ। तो बी पूरा ये गोला है, लेकिन ए से तो बाहर जाना है, ए से तो हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ तक भी है, लेकिन यहाँ वाले भाग को जो मैं माउस का पॉइंटर चला रहा हूँ देखिए पेन का, यहाँ पे ये वाला भाग भी बी का भाग है, लेकिन हमको उसको ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो हमको क्या करना है? बी का जो बचा हुआ भाग है, मतलब कौन सा भाग है फ्रेंड्स? ये वाला भाग, ये वाला जो भाग हो गया हमारा रिक्वायर्ड रीजन है जिसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्लियर हो गया? ये जो येलो शेडेड रीजन है इसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आप इसको अब ध्यान से देखिए, ये क्या कमी है इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको ध्यान से आप समझेंगे कि ये जो येलो शेडेड रीजन है उसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये जो हमारा येलो शेडेड रीजन है ये यही है, कौन सा वाला? ये वाला भाग है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्स ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, आप बताइए कि क्या ये सही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पूरा बी ले लिया, उसमें से मैं इंटरसेक्शन का भाग हटा रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये वेन डायग्राम से आपको वही दिख रहा है? देखिए बी में कौन सा वाला पार्ट नहीं है? ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट नहीं है। तो हमको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए, शेडेड रीजन जो है हमारा येलो कलर से शेड हुआ है, हमको उसी रीजन को निकालना है। तो हम वेन डायग्राम से देखते हैं कि ये तो वही भाग है कि हम बी में से ए और बी वाला इंटरसेक्शन पार्ट हटा देते हैं तो वो वाला भाग आ जाता है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब ध्यान से इस येलो वाला जो मैं रीजन लिखा हूँ, सॉरी जो फार्मूला लिखा हूँ बॉक्स में, इसको देखिए, इसमें हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए निकालने के लिए? हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी बी दिया हुआ है? क्या अभी नहीं दिया हुआ है। और दूसरा चीज हमको किसकी वैल्यू चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमको दी हुई है 1/4। तो हमको क्या निकालना है? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? हमारे पास एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है, ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम देखते हैं कि हमको सभी चीज़ों का वैल्यू पता है, केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू नहीं पता है जो हमको निकालना है। तो एक एक करके मान रख देते हैं। ए यूनियन बी का मान है 3/4, ए यूनियन बी का मान है आपका 3/4, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान हम निकाले हैं मे बी 1/3। एक बार देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू दिया था, देखिए व्हाइट वाला जो बॉक्स है उसमें ए का कॉम्प्लीमेंट रेड में दिया हुआ था, हम 1 माइनस करके निकाल लिए 1/3। अब साथ ही साथ देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आपको निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या दिया है? देखिए 1/4। तो पुट कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ये तो हमको फाइंड करना है स्टूडेंट्स, और ये वाला हमको दिया है 1/4। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को एक साइड में रखते हैं, बाकी सभी को पक्षांतर कर लेते हैं। सो 3/4 माइनस यहाँ आके प्लस 1/4 और प्लस 1/3 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या आ रहा है, ये 3/4 यहाँ तक 3/4 और 1/4 मिलके 1 बना लिया, 3 + 1/4 4/4 और ये बच गया हमारा 1/3। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आप लोग देख लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो ये हमारा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? बी 3/4 + 1/4 वाला कैलकुलेशन समझ में आ गया। 4/4 1 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट गाइस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक मिनट।
ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे हाँ, ये एक मिस्टेक हो गया है। ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब हम साइड चेंज किए हैं तो यहाँ पे मैं माइनस लिखने की जगह में प्लस लिख दिया हूँ। यहाँ पे वो आएगा आपका माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये वाला भाग भी आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका माइनस, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो यहाँ से आप देखिए 1 - 1/3, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आ गया है 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान हमको क्यों चाहिए था, वापस देखिए, क्योंकि हम लोग जो रीजन निकाले हैं प्रोबेबिलिटी का, उसमें ये जो फॉर्मूला है वो आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं वापस यहाँ पे रख दे रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में ना जाके यहीं पे उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दोनों का वैल्यू हमको मिल गया है, कलर चेंज कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू। अभी हम क्या निकाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में 2/3 निकाले हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमारे पास ऊपर में लिखा हुआ है 1/4 है। तो दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो ये आएगा आपका 12 और ये आएगा आपका ऊपर में 8, 4 × 2 और यहाँ पे आएगा आपका 3। तो ये 8 - 3 = 5, 5/12। क्या हमारे पास ये ऑप्शन में है 5/12? देखते हैं 5/12, हाँ, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ए आंसर 5/12, सॉरी 5/12। तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिए। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस, यूनियन वाले क्वेश्चन, आपको हमेशा कोशिश करना है वेन डायग्राम के थ्रू उसको एनालिसिस करना है। अगर आप फॉर्मूला यूज़ करते रहेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे और आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वेन डायग्राम इसका इक्विवेलेंट आपको एक्सप्रेशन बना के देता है। जैसे कि ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का फाइंड करना था हमको, तो उसका सिंपल सा चेंज करके हमको वेन डायग्राम से पता चला कि ये जो वो रीज़न है जिसका मान बी में हम ए इंटरसेक्शन बी वाला रीज़न घटा देते हैं, तो वो हमको रिक्वायर्ड रीज़न मिल जाता है। इसीलिए आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में वेन डायग्राम यूज़ करना है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आपको समझना है कि क्या हो रहा है। तो मैं वैल्यूज़ को फिर से नहीं लिख रहा हूँ, आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान से देखिए, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ध्यान से समझिएगा, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू दिया है 1/3। उसके बाद दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट = 1/3। इतना 3 ठो डाटा आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है देन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स केवल और केवल वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन कब, जब आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं तब, केवल और केवल जब आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे तभी ये क्वेश्चन वन लाइनर है। नहीं तो आप इस क्वेश्चन में फंसते चले जाएंगे फार्मूला के बेस पे अगर हल करेंगे, और वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं। क्लियर है फ्रेंड? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है और उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइंड करने वाला चीज़ जो है वो आसानी से दिख रहा है। पहले हम मार्क कर लेते हैं कि हमारा जो लिया हुआ ये वेन डायग्राम है इसमें क्या क्या चीज़ है। आप सभी को भी पता होगा आराम से कि ये है एस होगा। 3 इवेंट का बात हो रहा है, ए बी और सी। तो हम पहला इवेंट को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमको जो फाइंड करना है वो कौन सा एरिया है, बी इंटरसेक्शन सी। तो आप इसको ध्यान से समझिए कि हमको क्या दिया है। ये वाला भाग है हमारा बी इंटरसेक्शन सी का। ब्लू कलर से जो मैं शेड कर रहा हूँ वही रिक्वायर्ड रीजन है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। अब तक क्लियर हो गया होगा कि इस रीजन से, फिर से सुन लीजिए कि आपको ये ना लगे कि रीजन से प्रोबेबिलिटी का क्या संबंध, इसी रीजन में कितने एलिमेंट है
उस एलिमेंट्स को हम सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है उसमें डिवाइड कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाता है। क्लियर है? इसीलिए हम रीजन का यहाँ पे स्टडी करते हैं। फेवरेबल अपॉन टोटल, ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी में केवल एक ही फार्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का, फेवरेबल बट अपॉन टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल एरिया मैं सेट कर दिया हूँ, इसी एरिया का हमको रीजन, इसी रीजन का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब आप जो जो चीज़ दिया है उसको हम लोग देखते हैं। प्रोबेबिलिटी अब भी, वो तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी अब भी पूरा गोले का प्रोबेबिलिटी हमको दिया हुआ है। क्लियर है? अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। मैं फिर से ये कलर चेंज कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, बताइए ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कौन सा है फ्रेंड? ये वाला पार्ट है जहाँ पे मेरा पेन जो है चल रहा है, वो वाला पूरा भाग ए इंटरसेक्शन बी का है। लेकिन उसके साथ इंटरसेक्शन में और क्या है? सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमको क्या करना है? सी से बाहर की ओर जाना है, सब तरफ बाहर की ओर जाना है। लेकिन इंटरसेक्शन है तो चूंकि सब तरफ बाहर का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे केवल ए इंटरसेक्शन बी की ओर देखिए। यहाँ पे हम सी से कहाँ जा रहे हैं? बाहर। और इस क्या दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी पूरा एरिया, लेकिन सी नहीं चाहिए उसको, सी से बाहर जाना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब सी से बाहर जाना है, तो हमको इतने का वैल्यू दिया है। ध्यान से समझिए, वाइट कलर का वैल्यू हमको दे दिया है। ये जो वाइट कलर का वैल्यू है, जो रेडेड शेडेड रीजन है, उसकी वैल्यू हमको दी हुई है 1/3। सेम सेम कलर हो गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं रेड में। अब देखिए नेक्स्ट जो डाटा दिया हुआ है वो क्या है? हमको जाना है ए से बाहर, ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए हम बी की ओर बाहर जाते हैं, हमको जाना है ए से बाहर फ्रेंड्स, ये हम चले गए। सेम हमको जाना है सी से बाहर, लेकिन हमको रहना है किसमें? सी बी के साथ रहना है। ए से तो बाहर जाना है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए और सी से बाहर जाना है लेकिन बी में रहना है। तो ए से बाहर चले गए और सी से बाहर चले गए। चूंकि इंटरसेक्शन बोल रहा है इसलिए हमको जो रीजन मिलेगा ये पूरा रेड वाला जो रीजन है इतना मिलेगा। क्लियर है? और इस रीजन का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है? इसका भी वैल्यू 1/3 दिया हुआ है। क्लियर है? और आपको क्या फाइंड करना है बताया था? जो हम कौन सा रीजन लिए हैं? ब्लू रीजन जो लिए हैं, ये वाला रीजन, इस रीजन को हमको फाइंड करना है, टू फाइंड। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़ा है और ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अब आप इसमें जो वेन डायग्राम हमारा बना है जिसको हम सेट किए हैं, उसको आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। इसमें केवल और केवल बी वाले गोले का ही डिस्कशन हो रहा है। जो हमारा बी सर्कल है केवल और केवल उसी का डिस्कशन हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। इसमें से हमको क्या रीजन निकालना है? ब्लू वाला रीजन निकालना है। क्लियर है? हमको कौन सा रीजन निकालना है? हमारा जो आंसर है वो क्या है? हमारा जो आंसर है वो है ब्लू रीजन। तो ब्लू रीजन का वैल्यू कैसे मिलेगा? देखिए, पूरा बी में, पूरा बी में हम व्हाइट वाला रीजन हटा दें, पूरा बी में, कंप्लीट बी में, और कौन सा वाला रीजन हटा दे? रेड वाला रीजन हटा दे। दिख रहा है? समझ में आ रहा है जो मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूँ? जो हमारा आंसर है उसको ध्यान से देखिए। ब्लू वाला जो हमारा आंसर है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जो ब्लू वाला है उसका हमारा क्या है? बी इंटरसेक्शन सी है। उसमें क्या कैसे मिलेगा? वो पूरा बी ले लेते हैं हम, और पूरा बी में कौन सा हटा देते हैं? ये वाइट वाला। क्लियर है? जिस वाइट वाले का नाम हमको क्या मिला है? हमारा जो है वाइट वाला को क्या है? बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये है हमारा। क्लियर है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। और किसको हटाना है? रेड वाला पार्ट। रेड वाला पार्ट का भी आंसर क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट, नाम क्या है? बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपली हमको क्या करना है? तीनों डाटा दिया हुआ है, 3/4 हमारा प्रोबेबिलिटी अब भी है, -1/3,
फिर से -1/3। वन लाइनर क्वेश्चन था ये, लेकिन कब? जब आपको वेन डायग्राम का अच्छा आइडिया हो तब। तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं 12। तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका कितना, 4 3 जा तो 3 3 जा 9, और यहाँ से आएगा आपका 4 -4। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 - 8, तो हमारा आ गया स्टूडेंट्स 1/12। क्या हमारे पास ऑप्शन में 1/12 है? हाँ, ए वाला ऑप्शन है, तो इसका भी आंसर हो गया हमारा ए, 1/12। क्लियर है? ये हो गया हमारा आंसर 1/12। तो वेन डायग्राम का आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। आपको उसमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, और उसमें प्रैक्टिस करने का कुछ भी चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ यूनियन कैसे देखते हैं, इंटरसेक्शन कैसे देखते हैं, एरिया को आप शेड करते जाएंगे, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये था हमारा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं वो सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, या तो आए हुए क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको आप, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आता तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट्स मैं बनाया हूँ, आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिजल्ट यूज हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं वो वर्ड रिलेटेड भी आते हैं। सिंपल डेफिनेशन को लिख देते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, इस टाइप के 3 4 ऑप्शन बना देते हैं। तो देखिए, मैं इंपॉर्टेंट नोट्स निकाला हूँ कहाँ से। आप ए यूनियन बी वाला फार्मूला देख रहे हैं। ए यूनियन बी वाला फार्मूला में कुछ मिसिंग टाइप लग रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस क्या होना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा है? ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। तो उसके ऊपर देखिए कि लिखा क्या है। इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर डिसजॉइंट। इसको क्या बताए थे हम लोग? पहला डेफिनेशन पढ़े थे, सेकंड, आई थिंक सेकंड या फर्स्ट, सेकंड डेफिनेशन। तो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट मतलब इंटरसेक्शन में कुछ भी एलिमेंट नहीं आता है। तो जब इंटरसेक्शन में कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आपका वेट अ मोमेंट, इंटरसेक्शन में हम क्या सीखे हैं डिसजॉइंट के लिए? इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाई एम्प्टी। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? एम्प्टी मतलब क्या? 0। और नीचे में क्या आएगा? सैंपल स्पेस का नंबर। तो सैंपल स्पेस का नंबर तो कुछ भी हो, वो 0 तो नहीं होगा ना सैंपल स्पेस का नंबर। तो नीचे में मैं मान लेता हूँ कि सैंपल स्पेस का नंबर आप एलिमेंट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है? 0। इसलिए जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो ऐसे केस में यूनियन का मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो क्या होगा, और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा। तो इंडिपेंडेंट जब हम आगे देखेंगे तो ये रिजल्ट जो होता है यूनियन के लिए होता है स्टूडेंट्स, और इंटरसेक्शन वाला रिजल्ट हम देखेंगे आगे वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। ये यूनियन से एडिशन बना है, वहाँ इंटरसेक्शन से मल्टीप्लिकेशन बनेगा। क्लियर है? सेम चीज़ देखिए थर्ड 3 सेट के लिए। 3 सेट में भी क्या होगा? जितना भी हम लंबा फार्मूला पढ़ते हैं उन सब में इंटरसेक्शन का पार्ट क्या होगा हमेशा, क्योंकि म्यूचुअली बोल रहा है। म्यूचुअली बोल रहा है मतलब एक दूसरे से 3 ठो है, फिर भी एक दूसरे में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, मतलब 5 है एलिमेंट्स, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। तो जितने भी हम फार्मूला लंबा पढ़े हैं वो सारे के फार्मूले का प्रोबेबिलिटी 0 आ गया। इसलिए ये फार्मूला बन गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी का प्रोबेबिलिटी, ए का प्रोबेबिलिटी प्लस बी का प्रोबेबिलिटी प्लस सी का प्रोबेबिलिटी। जो रिजल्ट हमारा 2 के लिए है उसी को एक्सटेंड कर दिए हैं 3 के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा नोट्स है जो आपको याद रखना है। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें जो भी चीज़ें लिखी है वो आपको पहले देखने से समझ में नहीं आएंगी। इसको आपको
पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझना होगा। क्लियर है? तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप उसको समझिए। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टूडेंट्स 2:30 बज गया है और नींद आ रही है मेरे को, और हमारा जो लेक्चर है वो भी 1 घंटे का हो गया है। तो मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्लास के लिए रखता हूँ। इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं इसलिए नेक्स्ट क्लास के लिए रख रहा हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक सेपरेट लेक्चर इंडिपेंडेंट इवेंट के साथ, पहले मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा और इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ाऊंगा। इन दोनों से ये दोनों टॉपिक आपका जब कवर हो जाएगा तो आपका प्रोबेबिलिटी का 80 to 90% टॉपिक कवर हो गया। उसके क्वेश्चंस करेंगे कल आपको नेक्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये हो जाएगा तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है 80 to 90% ख़त्म हो जाएगा। जो थोड़ा सा टॉपिक बचा है वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से हमको प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी तो जैसा निकालते हैं वैसे ही निकलेगा, लेकिन किसी भी इवेंट में हम एलिमेंट्स देखते हैं और सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स देखते हैं, तो वो दोनों एलिमेंट्स हमारे परम्यूटेशन से और कॉम्बिनेशन से आएंगे। तो वो चीज़ हमको थोड़ा सा सीखना होगा। तो वो 10% लगभग बस भाग बचा होगा। वैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हमको डीप नॉलेज नहीं लेना है। मैं थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो में आपको ये बता देना चाह रहा हूँ, आपका ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक लाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि ये जो है आपके सिलेबस का 4th यूनिट में है, मे बी उस यूनिट में स्टूडेंट्स केवल और केवल स्टैटिक्स का पोर्शन है और प्रोबेबिलिटी का पोर्शन है, इसलिए यहाँ प्रोबेबिलिटी का वेटेज बढ़ जाता है और यहाँ से स्टैटिक्स से 5 क्वेश्चन लगभग आने रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और सेम 4 से 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आने वाले रहते हैं। तो इसीलिए हमको इस यूनिट को मास्टर करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर हम छोड़ देते हैं तो अगर कोई प्रोबेबिलिटी पढ़ के स्टूडेंट बाकी पढ़ लेते हैं और वो अगर क्वेश्चन कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के, तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स हैं वो एज कंपेयर प्रोबेबिलिटी सभी को थोड़ा सरल लगता है। तो सरल टॉपिक तो सभी करेंगे, बट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एकदम ही कठिन है ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना होगा। जो जितने भी चीज़ें हम आज देखे हैं आज तक की क्लास में और कल की क्लास में भी जो देखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट, यहाँ तक जो हम देखेंगे, इतना करने के बाद अगर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं तो भी आप 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो भी बुक है आपके पास लेक्चरर का, उससे जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करिए। कुछ डाउट है तो आगे हम जब लाइव लेक्चर आएंगे उसमें आप डिस्कस कर सकेंगे, डाउट सेशन रखेंगे। दूसरी चीज़, आप ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, उस ग्रुप में आप फ़ोटो भेज सकते हैं, जैसी मैं फ्री हूँ आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं फ्रेंड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट ये दोनों का एक लेक्चर मैं कल आपको आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराया हूँ सबसे पहले उसको आप एक बार पहले खुद से ट्राई करिए और सेम रिलेटेड क्वेश्चन करिए। सबसे मेन है वेन डायग्राम। अभी तक मैंने कुछ भी फार्मूला नहीं पढ़ाया है। एक वेन डायग्राम, एक यूनियन वाला फार्मूला और एक कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और बाकी मोर देन 70% क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम से होंगे। वेन डायग्राम को समझना है, चाहे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन हो तब भी आपको थोड़ा सा ध्यान वेन डायग्राम का यूज़ करना होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो आगे है। मैं आपको एक स्लाइड में एक बार दिखा देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन दिखेंगे आपको वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ये देखिए आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपको इंडिपेंडेंट इवेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं स्टूडेंट्स। गुड नाइट।